बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो तीन बड़ी खबरें हैं, मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। एक तो तहरीक लब्बैक पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के लिए इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, और अब उसके लिए कल यानी बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। अब ये तय करना कि किसी जमात पे पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, बेसिकली ये हुकूमत ने रिकमेंड तो किया है, कैबिनेट का एक डिसीजन है। और 2015 के बाद से जब एक फ़ैसला आया था तो ये तय हो गया था कि हुकूमत का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, हुकूमत का मतलब होगा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो ये दोनों मिलेंगे तो हुकूमत बनेगी वफाकी, और सूबों में भी ऐसे वज़ीर आला और उनकी कैबिनेट। तो ये हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगानी है। लेकिन क्योंकि हुकूमत भी एक सियासी जमात की है तो बहुत मुमकिन है कि ये सियासी मकसद के लिए हो, लिहाजा इसका तरीक़ाकार ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हक़ाइक़ की रोशनी में इस बात का फ़ैसला करेगी कि ये जमात रहेगी या इस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है। नंबर एक तो इस जमात को ख़त्म करवाने के लिए हुकूमती वज़रा ने, जिसमें वज़ीर मज़हबी अमूर और शेख रशीद अहमद साहब हैं, उन्होंने साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, और जो कुछ इस जमात के लोगों ने किया, जितनी मारधाड़ तोड़फोड़ हुई, रास्ते बंद किए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, शहरियों के ऊपर हमले किए गए, पुलिस के ऊपर हमले किए गए, तो रियासत के साथ एक लड़ाई लड़ी है इस जमात ने। हमें फौरी तौर पे इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्ड यही है कि पहले तो इस जमात पे पाबंदी लगाई जाए और गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी रखा जाए। जबकि इमरान खान साहब ने आज एक इसी इशू के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि मुसल्लह जत्थों को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, वो लोग जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, वो लोग जिन्होंने पुलिस के ऊपर गुस्सा उतारा, वो लोग जिन्होंने पुलिस वालों को, लोगों की इमलाक को, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, वो लोग जिन्होंने रास्ते रोके, उनके ख़िलाफ़ अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और उस कार्रवाई को तय कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। हालांकि एक पहलू अभी भी बाकी है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या कोई उन्हें पूछेगा जिन्होंने इस तरह का मुआहदा किया तहरीक लब्बैक के लोगों के साथ, जिसको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती थी? यानी अगर हुकूमत के लोग या वफाकी वज़ीर दाखिला दोनों, पहले ने मुआहदा किया, दूसरे ने उस मुआहदे के ऊपर उसकी तौसीक की, इन दोनों वज़राए दाखिला के पास अगर ये कैपेसिटी नहीं थी और वो ये समझते थे कि ये मुआहदा हुकूमत पूरा नहीं कर पाएगी, तो उनको मुआहदा करने की क्या ज़रूरत थी और वो मुआहदा उन्होंने क्या किया, इस पर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और ये सवालात उनसे पूछे जाने चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई जाएगी, क्योंकि तहरीक लब्बैक के लोग भी आएंगे और वो आकर वहाँ पर ये बात पूछेंगे कि जनाब हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, तहरीक लब्बैक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ एक मुआहदा किया था इस हुकूमत ने, ये इस मुआहदे का मतन है और ये उस मुआहदे की दूसरी दफ़ा तौसीक की है। दोनों वज़राए दाखिला ने हमसे एक वादा किया और फिर वादा खिलाफ़ी की। अब हम एहतजाज करने के लिए निकले हैं, हमारे लीडर को गिरफ़्तार किया, उसके बाद ये पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। लेकिन पुरतशद्दुद वाक़यात की जस्टिफिकेशन तो नहीं वो दे पाएंगे, लेकिन हुकूमत को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा मुआहदा क्यों किया जिसको आप पूरा नहीं कर सकते थे, वो क्या मजबूरी थी कि आपको ये करना पड़ा। अब मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर टेलीफोन सिग्नल्स बंद किए गए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है वो इंटरनेट को जैम करने के बाद गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे घर हैं उन लोगों के जो इस तहरीक के साथ वाबस्ता हैं वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं। कई ऐसे लोग भी गिरफ़्तार हुए जिनका इससे ताल्लुक़ नहीं था मारधाड़ से, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर गिरफ़्तार हुए हैं जिन्होंने ये मारधाड़ की है। अब उनको तस्वीर दिखाकर बाकी बंदे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पुलिस का तरीक़ाकार, आज मेरी बात हुई, वो ये है कि वो कुछ लोगों को गिरफ़्तार उन्होंने कर लिया है, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो दंगा फसाद के अंदर या लोगों को परेशान करने में, इमलाक को नुकसान पहुंचाने में ज़िम्मेदार थे। उन लोगों को तस्वीर दिखाई जा रही हैं, उनके इलाके के बाकी लोगों को, जो सोशल मीडिया से, सेफ सिटी से और दीगर एरिया से इकट्ठी की गई हैं। वो तमाम तस्वीर दिखाने के बाद उनसे पूछा जा रहा है कि इनके नाम और पते बताओ। तो इस तरह बाकी गिरफ़्तारियाँ अब की जाएंगी। बहुत सारे लोग भागे हुए, लेकिन कब तक भागेंगे? जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है अल्टीमेटली वो गिरफ़्तार होंगे, और ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। अब आ जाए एक और मामले की तरफ जो बड़ा अहम मामला है, जिसको सुनने के लिए आप बेताब होंगे। वो ये है कि
मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो घर बनाया ना रायवेंड वाला, जाती उमरा, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ ये घर कैसे बना। और अभी एक अदालत से स्टे लिया है कि इस घर को ना गिराया जाए और इस घर का जो कैंसिलेशन की गई है अलॉटमेंट की वो ना की जाए और इस मुकदमे को सुना जाए। बहरहाल 27 अप्रैल को समाअत होगी लाहौर की एक अदालत में इस मुकदमे के हवाले से, सिविल कोर्ट में। लेकिन ये हुआ कैसे, अब ज़रा कहानी आप सुने। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्शन लड़ती हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब बन जाते हैं वज़ीर आला पंजाब। तब शहबाज शरीफ साहब सियासत में इतने ज़्यादा इन नहीं थे। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना बने थे और फिर वज़ीर आला पंजाब बन गए। वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद इनके वालिद मियाँ शरीफ साहब को इनका आबाई इलाका जिसका नाम था जाती उमरा, जो इंडिया में था, वो बहुत याद आता था। तो इन्होंने यहाँ पे एक वैसा गांव, एक वैसा इलाका बसाने का फ़ैसला किया। तो रायवेंड के करीब इन्होंने एक ज़मीन पसंद की। वो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी, बहुत बड़ी ज़मीन थी और उस ज़मीन के अंदर सरकार का हिस्सा था, यानी वो स्टेट लैंड थी। यहाँ से एक नहर गुजरती है, नहर के किनारे वो इलाका है और ये एक स्टेट लैंड है, यानी सरकारी ज़मीन है। इस सरकारी ज़मीन को 1989 में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, ट्रांसफ़र किया गया एक औरत के नाम पे जिनका नाम था वहीदा बेगम। वहीदा बेगम के नाम के ऊपर ये ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट कर दी गई। अच्छा, ज़मीन अलॉट जब गैर कानूनी तौर पे की जाती है तो याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, महकमा माल के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं डाला जा सकता। ये एक इंतहाई मुश्किल काम है और ये बंदा फंस जाता है ये करके। तो ऐसी ज़मीनों में जहाँ कब्ज़ा करना हो या जहाँ पे आपने कोई 2 नंबर तरीके से ज़मीन हासिल करनी हो तो आप सिर्फ पटवार खाने को या ज़िले हुकूमत को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस रिकॉर्ड को एक हद तक आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक हद तक उसके अंदर आप रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर उसकी जड़ के अंदर आप मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है जो काम कर रहा है और उसके अंदर जब भी आप जाएंगे तो वो पकड़ी जाएगी बात, वो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। लिहाजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बाला बाला, महकमा माल से बाला बाला किया ये गया कि वहीदा बेगम के नाम के ऊपर इस सरकारी ज़मीन को ज़िले सतह के ऊपर, पटवार खाने की सतह के ऊपर, तहसीलदार की सतह के ऊपर इस ज़मीन को वहीदा बेगम के नाम के ऊपर अलॉट कर दिया गया। अब मैं आपको एक कानून दिखाता हूँ। ये कानून मैंने आज पढ़ा है, ये सारा कानून है और बड़ा डिटेल के साथ यहाँ पे मौजूद है। इसको कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म एक्ट 1977, यानी जिस दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहीदा बेगम के नाम के ऊपर ये ज़मीन ट्रांसफ़र की, उससे 12 साल पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासत में भी नहीं आए थे, उस दौर में एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि ज़मीन को अक्वायर कैसे करना है अगर सरकार ने करना है, और सरकार से अगर ज़मीन किसी को अलॉट होनी है तो वो कैसे होनी है। तो ये जो गैर कानूनी इस किस्म की अलॉटमेंट्स होती थी उनका सिलसिला बिल्कुल बंद कर दिया गया था। इसीलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई नहीं जा पाया। पहले तो अंधाधुंध बंदर बांट होती थी ना, ज़मीनें जिसको दिल किया दे दी, जिसको दिल किया ना दी। तो ये सिलसिला बंद कर दिया था 1977 की जो हुकूमत है उसने, और फिर उसके बाद ये चोर बाजारी ख़त्म हो गई थी। तो 1977 में ये चीज़ तय हो गई, लेकिन 1989 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी तरीके से वहीदा बेगम नामी एक खातून के नाम पर 175 कनाल सरकारी इंतहाई ज़रखेज़ और ख़ूबसूरत ज़मीन को ट्रांसफ़र करवा दिया वहीदा बेगम के नाम के ऊपर। 175 कनाल ज़मीन, ये जो 175 कनाल ज़मीन थी, ये जब वहीदा बेगम के नाम पर ट्रांसफ़र हुई तो उसके बाद 1 साल के बाद चंद किस्तों में रफ्ता रफ्ता 1992 तक इस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया गया और कब्ज़ा इसका वहीदा बेगम के पास कभी नहीं रहा। ये भी मैं आपको क्लियर करूं, आप मकामी लोगों से जाकर पूछें तो मियाँ नवाज शरीफ एंड फैमिली ने इसका कब्ज़ा 89-90 में ले लिया था। हालांकि इसकी परचेजिंग उन्होंने 91-92 में की है जाके, जब वो 90s में वज़ीर आज़म बने उसके बाद इन्होंने इसकी परचेजिंग की है कानूनी तौर पे। लेकिन इसका कब्ज़ा इस फैमिली ने जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस दौर में ले लिया था जब वहीदा बेगम को इसका मालिक बनाया गया था। आप जाके वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, रायवेंड के लोग आपको बताएंगे कि ये शरीफ ख़ानदान 80s के इख्तिताम पे आया था, 90s के आगाज़ में नहीं आया था। तो नवाज शरीफ साहब ने ये ज़मीन जो है वो अपनी वालदा के नाम करवाना शुरू की और रफ्ता रफ्ता 175 कनाल ज़मीन, जहाँ पे आज रायवेंड फार्म का बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जहाँ पे इनके घर हैं सबके, अब्बास शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, खुद शमीम बेगम साहिबा का और इनका नवाज शरीफ साहब का अपना, जिसको वो कहते हैं, उसको PM हाउस कहते हैं, मैं आपको बता दूँ।
میں جب کبھی وہاں گیا تو میاں نواز شریف صاحب تب وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن اس گھر کا نام جو ہے، اس ایریا کا نام وہ وائٹ کلر کا ہے، اس کا نام پی ایم ہاؤس ہے، جہاں پہ نریندر مودی بھی آیا تھا مریم نواز کی بیٹی کی شادی کے موقع پر۔ تو یہ 175 کنال زمین اپنے خاندان کے نام ٹرانسفر کروا دی، لیکن آج بھی اس ریکارڈ کے اندر کہیں پہ موجود نہیں ہے کہ یہ زمین الاٹ کی گئی ہے۔ ریکارڈ میں آج بھی یہ سرکاری زمین ہے، جو اصل ریکارڈ ہے اس میں آج بھی یہ سرکاری زمین ہے۔ ہوا کیا، یہ پکڑے کیسے گئے؟ میاں نواز شریف صاحب کے کچھ دوست ہیں بڑے قریبی، بڑے اچھے تعلقات، اور انہوں نے میاں صاحب سے تعلقات تب بھی نبھائے جب میاں نواز شریف صاحب پچھلی مرتبہ جلا وطن ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ ان کو میاں نواز شریف صاحب سے کچھ پرابلم تھے۔ انہوں نے حکومت پنجاب کو یہ آگاہ کیا کہ جناب آپ کو ہم ایک چوری بتاتے ہیں میاں صاحب کی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ان کا بتائیں کہ یہ جو گھر بنا ہوا نا جاتی عمرہ کا، یہ غیر قانونی زمین پہ بنا ہوا ہے، آپ اصل زمین کی طرف تو گئے ہی نہیں، کیونکہ نیب جو مقدمہ سن رہا ہے نا، اس 175 کنال کے علاوہ آس پاس کی بے شمار اراضی کو زمین کا سٹیٹس تبدیل کر کے قانون کے اندر ترمیم کر کے ٹرانسفر کیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے نام۔ نواز شریف صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، ان کے نام اس زمین کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، زمین کا سٹیٹس تبدیل کر کے۔ وہ کیس بھی جاتی عمرہ کا جو ہے اراضی کیس، اس کے اندر بھی یہ لوگ ابھی بھگت رہے ہیں، یہ سارا خاندان اس کیس کو بھی بھگت رہا ہے۔ اسی کے اندر تو نیب بلاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور اسی پہ مریم نواز صاحبہ نے ضمانت کی ہوئی ہے۔ تو جو دوست ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پرانے، میں ان کا نام جانتا ہوں، لیکن وقت آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ابھی کیونکہ اور بڑی خبریں انہوں نے دینی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے جو پرانے دوست ہیں، ان لوگوں نے یہ انفارمیشن پہنچائی کہ جناب آپ جو باہر والی زمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیچ والی زمین کا تو پتہ کریں، وہ جو بیچ والی زمین ہے وہ بھی ان کی نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب انکوائری ہوئی، سارا ریکارڈ چھانا گیا، ہر چیز کو چیک کیا گیا، تو واقعی حقیقت سامنے آئی کہ 1989 میں وحیدہ بیگم کے نام کے اوپر 175 کنال قیمتی زمین غیر قانونی طریقے سے الاٹ کی گئی، اور بعد میں وہ زمین شمیم بیگم صاحبہ نے خرید لی۔ اب وحیدہ بیگم بھی فوت ہو گئی ہیں، اور شمیم بیگم نواز شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بھی فوت ہو گئی ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے کیونکہ کبھی یہ زمین دی نہیں کسی کو، کبھی یہ الاٹمنٹ قانونی ہوئی ہی نہیں، تو اس سارے معاملے کو کینسل کر دیا۔ کینسل کرنے کے بعد اب اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ جس گھر میں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی رہتی ہے اس وقت، عباس شریف کی فیملی یا مریم نواز اس وقت جس گھر میں رہتی ہیں، وہ سرکار کی ملکیت ہے، وہ سرکاری گھر ہے، وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ان سے بہت بڑا جرمانہ بھی لیا جائے، لیکن اس کو کینسل کرنے کے بعد اب یہ زمین دوبارہ حکومت پنجاب کی ملکیت ہے، جس کو مفت میں حاصل کیا گیا تھا۔ آس پاس کی زمین کو اونے پونے خریدا گیا قانون میں رد بدل کر کے، اور یہ جو مین زمین تھی اس کو مفت میں حاصل کیا گیا تھا۔ اب بورڈ آف ریونیو کے عملے پر کہا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر ریکارڈ تبدیل کروایا گیا ہے، پرائیویٹ لینڈ کو اسٹیٹ لینڈ بنایا گیا ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو وحیدہ بیگم کو یہ زمین سرکار سے ملی تھی، تو یہ اسٹیٹ لینڈ ہی تھی، اور اس کا کوئی ریکارڈ کسی اور دفتر میں کہیں اور نہیں ملا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے شریف خاندان کے لیے، بڑی شرمندگی کی بات ہے اور بہت پریشانی کی بات ہے، لیکن اس وقت دوبارہ ان کو ایک عدالت سے ریلیف ملا وقتی طور پہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سارے کاغذات کھلیں گے، بورڈ آف ریونیو کا ریکارڈ آئے گا، باقی محکمہ مال اور تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ریکارڈ آئے گا، تو ضلعی حکومت کا موقف جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ پٹواری، کچھ تحصیلدار، کچھ اس طرح کے لوگ بھی پھنسنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہوں۔ لیکن کیونکہ شریف خاندان نے فردر اس کو تقسیم کر لیا زمین کو، تو عدالت کو بہت سارے معاملات دیکھنے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ شریف خاندان اس زمین کو دوبارہ خرید لے سرکار سے، لیکن اس کے لیے یا تو عدالتی حکم نامہ آئے گا یا سرکار کی رضامندی آئے گی، اور زیادہ امکانات یہ ہے کہ اس زمین کو ایکوائر کر لیا جائے۔ ویسے آپ بطور پاکستانی کیا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔